एवरीवन। तो भाई आज कहीं ना कहीं हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आपका इंटरेस्ट जगे ना जगे, पर आप अगर जो इसको पढ़ते हो तो भाई आपकी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय लॉ के बारे में, जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करना चाहते क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टॉपिक हो जाता है। पर भाई बोरिंग टॉपिक ही अगर जो आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हो तो भाई आपकी बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा जग जाती है और आप ऐसे टॉपिक को पढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। लॉ की बात करूँ तो इसमें आपको 2-3 नाम देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ है, सेकंड नेम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और तीसरा नाम है लॉ ऑफ नेशन। और कहीं ना कहीं इसको राष्ट्रीय विधि भी कहा जाता है। अगर जो आप इस चीज़ों को याद रखते हो तो ये 1 वर्ड में या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है और आपको 5 नंबर दिला सकता है। अगर जो मैं इसके सिंपल से मीनिंग की बात करूँ तो 2 राज्य, यानी एक राज्य, क्या राज्य का मतलब है स्टेट या स्टेट का मतलब होता है कंट्री। पहले के समय में राज्य का इस्तेमाल एक कंट्री के लिए किया जाता था। तो आप राज्य से ये कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पे यूपी या बिहार या किसी और राज्य की बात करूँ। मैं यहाँ पे स्टेट के नाम से एक कंट्री की बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफिकली अपना जो आदान प्रदान है वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री से कर रहे हैं या दूसरे स्टेट से कर रहे हैं, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसका मीनिंग है 2 राज्य जो राष्ट्र के बीच गमन होता है, यानी 2 राज्य जिनके बीच आदान प्रदान होता है। 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी एक राज्य जैसे जापान है और एक राज्य आपका इंडिया है। अगर जो ये कोई संधि करते हैं तो उनके बीच जो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं तो उसको कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। और ये केवल 2 राज्यों के बीच नहीं, जैसे इंडिया और जापान। अगर जो इसके बीच कहीं ना कहीं रसिया भी आना चाहे तो 3 राज्यों के बीच कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ बन सकता है। 3 से भी अधिक हो सकती है, जैसे आप अमेरिका ले लो या आप कोई भी और देश ले सकते हो जिसका कहीं ना कहीं उनके बीच इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो सकते हैं। अब आगे की बात करूँ तो 2 राष्ट्रों के बीच क्या अधिकार और कर्तव्य होते हैं उन सबको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लॉ। जैसे कि एक राज्य में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इंटरनेशनल तौर पे उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उन चीज़ों को रेगुलेट करता है, यानी उन चीज़ों को देखता है अंतर्राष्ट्रीय लॉ। अगर जो आपने देखा होगा यूएनओ या हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं या हमारे जो बहुत सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं WHO हैं, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड में हर जगह जाते हैं और हर जगह का कहीं ना कहीं चीज़ें देखते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था बहुत साल पहले, तो कहीं ना कहीं उन्होंने चाइना में जाके कहीं ना कहीं उसकी रिसर्च की थी, पर उसका प्रॉपर आंसर आज तक नहीं दे पाए। पर इंटरनेशनल लॉ का मतलब ये होता है कि वो सारी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं और उनका जो पर्पस होता है उसको कहीं ना कहीं जानने का कोशिश कर सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल लॉ में अप्लाई कर सकते हैं। इनके बीच केवल लोगों का ही रोल नहीं होता, इसमें इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनका भी रोल होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैंने आपको भी बताया था, यूनाइटेड नेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन है जो कहीं ना कहीं सारे देशों के बीच ये हमेशा ख्याल रखती है कि उनके बीच कभी भी कोई द्वंद्व या युद्ध ना हो। जैसे कि फिलहाल में रसिया और यूक्रेन के बीच और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहे हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ना कहीं यूनाइटेड काम करने की और उनमें सॉल्यूशन देने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। पर ये बात है कि वो हमेशा फेल हो जाते हैं, पर वो हमेशा अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। अगर यूएनओ की तरह भी कुछ और इंस्टीट्यूट है जिनके भी हमेशा इंटरनेशनली तौर पर चलते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया WHO और ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे ऐसे हैं जो चलते रहते हैं हमेशा। तो ये थी इसके मीनिंग कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का मीनिंग क्या है। तो इसका एक भाई सिंपल सा मीनिंग यही है जो मैंने आपको बताया। अगर जो कभी भी इंटरनेशनल लॉ की बात होती है और इसके पिता का नाम पूछा जाता है तो ह्यूगो गिलेसियस जो है इनके पिता माने जाते हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में हमें बताया था। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द का सबसे पहला प्रयोग की बात करूं जिसने किया था वो है कहीं ना कहीं जेरेमी बेंथम, जिन्होंने 1780 में इस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो आप कभी पेपर देने जाओगे तो 5 नंबर में ये दोनों फंस सकते हैं और आपके नंबर में बढ़ोतरी हो सकती है अगर जो आप इनको याद रखते हो तो। अब मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें करेक्ट परिभाषा है और सबसे ज़्यादा जो वायरल है, यानी क्या कहते हैं उसे, जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात की जाती है और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी के बारे में बात की जाती है, यानी क्रिटिसिज्म किया गया है, जिसके बारे में बहुत भर का क्रिटिसिज्म हुआ है, वो है ओपेनहाइमर की परिभाषा। तो ओपेनहाइमर क्या कहते हैं कि उन परंपरागत या रूढ़ि नियमों के समूह के नाम को कहा जाता है जिन्हें सभ्य राज्य अपने परस्पर व्यवहार में बंधनकारी मानता है। यानी एक परंपरागत और रूढ़िवादी नियम जो होते हैं समूह के, उनको हम कहीं ना कहीं एक सभ्य राज्य मानते हैं और उनका परस्पर व्यवहार में बंधनकारी मानते हैं। यानी जो उनके कहीं ना कहीं रूढ़ि होती है और परंपरागत होते हैं उनको ही हम एक सभ्य राज्य मानते हैं और उनके जो परस्पर व्यवहार होते हैं उनको ही कहीं ना कहीं हम एक बंधनकारी मानते हैं। पर इस चीज़ का कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा हुआ है। इन्होंने एक परिभाषा तो दी, पर इसका परिभाषा से जितनी लोगों को मतलब जितने लोग एग्री करते हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इनकी क्रिटिसिज्म करते हैं। अब क्रिटिसिज्म का रीज़न क्या है, तो इसमें कुछ पॉइंट बताए गए जिसमें क्रिटिसिज्म होता है। सबसे पहला पॉइंट है स्टेट के नाम पर, जैसे कि राज्यों का प्रयोग किया गया है, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको नैरो कर दिया गया है। यानी राज्य उन जैसे कि राज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसको नैरो करके दिखाया गया है। ये इनका जो मानना था वो मानते थे कि क्रिश्चियन धर्म से जितने भी राज्य जुड़े हुए हैं वही कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है सम्य राष्ट्रीय यानी सिविलाइज स्टेट।
जो है वो ये कहीं ना कहीं एक सिविलाइज स्टेट है, और सब जो जितने भी राज्य हैं उनको इन्होंने नैरो कर दिया। तो इसलिए उनका सबसे पहला क्रिटिसिज्म राज्य के नाम पर होता है। दूसरा होता है उनका व्यक्ति के नाम पे, व्यक्ति यानी इंडिविजुअल। जब उन्होंने जो व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया हर लेवल पे, स्टेट लेवल भाई व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर जो व्यक्ति अगर जो एक चीज़ भी ना करे तो उसका कहीं ना कहीं पत्ता भी नहीं हिलना, पर इन्होंने व्यक्ति को उस चीज़ में नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने केवल स्टेट के बारे में बात करी है। तो दूसरा क्रिटिसिज्म तो ये हो जाता है। तीसरा होता है इसमें सम्य राज्य यानी सिविलाइज्ड स्टेट। सिविलाइज्ड स्टेट का मतलब ये होता है कि उन्हें केवल सिविलाइज्ड का प्रयोग किया है। मैंने आपको बताया भाई क्रिश्चियन धर्म जो वो मानते थे उसको ही वो मानते हैं, जो भी राज्य इस क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को मानता है, केवल वही एक सिविलाइज्ड स्टेट है, और सब भाई फालतू हैं, वो ये मानते थे। ओपनहाइमर के हिसाब से सिविलाइज्ड स्टेट होते थे जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे, केवल वही सिविलाइज्ड स्टेट है जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे। चौथा है इसमें सम्य राष्ट्र द्वारा स्वीकार विधि के सामान्य सिद्धांत, यानी उन्होंने कुछ चीज़ें नजरअंदाज कर दी, जैसे कि इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड लेवल, यानी जो जनरल प्रिंसिपल है उनको कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर किया। अब इसमें कौन से जनरल प्रिंसिपल है उसको इग्नोर कर दिया वो मैं आपको बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राज्य का जो संविधि आर्टिकल 38 है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है, जिस कारण इनकी आलोचना बहुत ही ज़्यादा हुई है। पांचवा जो है इसमें कहीं ना कहीं बॉडी ऑफ रूल को भी इन्होंने इग्नोर कर दिया है। बॉडी ऑफ रूल क्या होता है, यानी नियमों का समूह। जैसे कि एक स्टेट में बहुत सारे नियम होते हैं, पर उन्होंने केवल ऐसी ही कुछ चीज़ों को नियम माना है, जैसे कि उन्होंने रूढ़िवादी और परंपराओं को ही नियम माना है। और भी तो नियम होते हैं, और भी तो समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कस्टमरी रूल्स के एक समूह को जिनसे सम्य राष्ट्रीय मान्यता देते हैं और उनके ऊपर बाइंडिंग मानते हैं, उनको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। यानी उन्होंने ये कहा है कि जो उनके जो सम्य राज्य के जो कस्टमरी रूल्स हैं उनको ही हम एक राष्ट्र की पहचान मानते हैं और उनको ही हम बाइंडिंग करते हैं, मतलब एक स्टेट पर बाइंडिंग करते हैं और उनको हम इंटरनेशनल लॉ कह देते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत कही हैं। इसमें एक और चीज़ है जो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ओपनहाइमर ने जो कहा है कि भाई जो लॉ है, जो इन राज्यों में लॉ होता है वो एक बार डेवलप हो जाता है, फिर वो आगे डेवलप नहीं होता, यानी वो स्टेटिक्स हो जाता है, रुक जाता है। पर यू चीज़ के ऊपर भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि लोग मानते हैं जैसे एक बच्चे की बॉडी है तो वो बड़ा बनता है और उससे ज़्यादा वो बूढ़ा बनता है, तो 3 जनरेशन चलती है, तो ऐसे ही लॉ होता है कि एक समय के हिसाब से लॉ कहीं ना कहीं बदलता रहता है। तो इसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इस चीज़ में होता है कि उन्होंने कहीं लॉ को एक स्टेटिक्स मान लिया, यानी रुका हुआ मान लिया, तो इस पर सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये 5 पॉइंट है जो उनके द्वारा क्रिटिसिज्म में दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके अलावा भी कुछ हैं जो इसकी डेफिनेशन देते हैं, जैसे बायरली वो कहते हैं कि नियमों और कार्यों के रूप में आने वाले सिद्धांत समूह हैं, यानी जो नियमों के रूप में आते हैं, नियम जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और कार्य के रूप में जो आने वाले सिद्धांत हैं उनका समूह है जो सम्य राज्य के बंधकारी होता है। इसमें एक और राइटर कहने की हैक बैंतर, नियमों का एक समूह है जो राज्यों के संबंधों को नियंत्रण करता है, यानी नियमों का एक समूह होता है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो ही कहीं ना कहीं राज्य को नियंत्रण करता है, उनका कहना ये था। चौथी जो डेफिनेशन दी है वो है कहीं ना कहीं फेनेविक की। फेनेविक कहते हैं सामान्य सिद्धांतों को वरिष्ठ नियमों के समूह द्वारा की जा सकती है, यानी उनका कहना यह है कि सामान्य सिद्धांत को वरिष्ठ नियमों के समूह द्वारा की जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के आपसी संबंधों को बंधकारी बनाता है। यानी जो सामान्य सिद्धांत और वरिष्ठ नियम होते हैं उनको ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के आपसी संबंध जैसे बंधकारी किया जा सकता है। तो ये कहना था कहीं नहीं फेनेविक का। अगर मैं इसकी बात करूँ तो भाई ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ऐसा चैप्टर है जो समझने में प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं बोरिंग लगता है, पर इसमें जो कॉन्सेप्ट है अगर जो आप उसको समझ लेते हो भाई कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर जो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेते हो, आप इस वीडियो को रिपीट करके और दोबारा से इस वीडियो को चला के देखते हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आना चालू हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर किताबी भाषा है इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर इसका जो एक सिंपल सा मीनिंग है वो मैंने आपको शुरू में बता दी कि 2 स्टेट होते हैं या 3 स्टेट होते हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं जो व्यापार होता रहता है उसको ही कहीं ना कहीं हम अंतर्राष्ट्रीय लॉ कहते हैं। ये केवल इसमें आप अभी इसमें केवल राइटरों के नाम और कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन दे रहे हैं उनके नाम याद रखो, जो भी मेन चीज़ें हैं वो आप पेपर से पहले पढ़ सकते हो और उसको जाके लिख सकते हो। तो इतना हार्ड भी नहीं है जितना दिखाया जाता है। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।